आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है चरण सिंह पथिक जी द्वारा लिखित कहानी कोई जादू है क्या। 8 साल पहले खरीदी सुजुकी मैक्स 100 मोटरसाइकिल से जब वह लगभग 50 किलोमीटर दूर तक का सफ़र तय करके लौटता तो उसकी नस नस चटकने लगती। सड़क का हाल तो हर जगह लगभग एक जैसा था। जगह जगह से उखड़ी सड़क पर रफ्तार से चलना मोटरसाइकिल और सवार दोनों के लिए घातक था। सुजुकी के अगले पिछले शॉकर जा चुके थे। चैन चक्का भी खचड़ खचड़ करता था। पिछला टायर घिस चुका था। फिर भी वह दिवाली की छुट्टियों में उसकी मरम्मत की सोच उसे जैसे तैसे घसीटे जा रहा था। उसका मन तो बहुत मचलता कि नई हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस खरीद कर उस पर सवारी करे, लेकिन 45,000 का इंतज़ाम करना उसे मुश्किल लग रहा था। चाह कर भी कोई गुंजाइश नहीं निकल रही थी। साथी लोग मिलते तो सुजुकी की ओर देखकर बुरा सा मुंह बनाकर कहते, इतने लंबे चौड़े आदमी के लिए वैसे भी सुजुकी शोभा नहीं देती, वो भी पुरानी, पानी की तरह पेट्रोल पीती है। हीरो होंडा कंपनी की खरीद डालो, बिल्कुल पानी पर तैरती है। उसे साथी लोग शुभचिंतक कम, हीरो होंडा कंपनी के एजेंट ज़्यादा लगते। वह दलील देता, परसों साथ निभाया इसने, काम चला देती है, कभी एक्सीडेंट नहीं किया। वह जानबूझकर ये नहीं कह पाता कि यार हीरो होंडा या बजाज की नई मोटरसाइकिल लायक फ़िलहाल उसके पास पैसे नहीं हैं। अगर कहता भी तो साथी लोग मानते, कतई नहीं, बल्कि उसके पीठ पीछे यही कहते, हमें उल्लू समझता है, इसे पैसों की क्या कमी है, सब भाई सरकार के नगद जवाई हैं, मास्टर ही तो ठहरा, मक्खी चूस होती है मास्टरों की कौम। खुद की इज्जत भी नहीं देखता, खटारा सुजुकी पर लदा फिरता है। सभी के मुंह से कमोबेश यही संवाद निकलते। जब जब सुनता तो मन महसूस कर रह जाता। घर का खर्च था ही, खेती बाड़ी से बचता कम लगता ज़्यादा। हारी बीमारी जब तब जेब में सेंध लगाती रहती। अलग अलग शहरों में पढ़ते 2 बच्चों का खर्च भी था। बीच बीच में आने वाले आकस्मिक खर्चों का हिसाब तो वो कभी लगा भी नहीं पाया। पिछले 3-4 वर्ष से तो संवत भी धोखा दे रहा था, इसीलिए भैंसों के चारे का इंतज़ाम भी अकेली तनख्वाह के भरोसे चल रहा था। बच्चों को घी भेजना पड़ता था, इसलिए दूध नहीं बेच पाते। घर से लगभग 13 किलोमीटर तहसील दूर और तहसील से 12 किलोमीटर दूर स्कूल था। आना जाना तहसील के बीच से होता और इस तरह 100 का नोट धुएं में हर रोज़ बदल कर शून्य में विलीन हो जाता। महीना ख़त्म होते होते जेब तंगतर होती जाती। आते जाते वक्त लिफ्ट मांगने वालों का झमेला उसे भन्नाए रखता। घर से चलता तो गांव के बस स्टैंड पर कोई न कोई हाथ का बैरियर झुलाता तैयार मिलता। मन मार कर वह किसी एक को लिफ्ट देता तो दूसरा ठेला कूटता। जिनको कभी कभी वो लिफ्ट नहीं दे पाता वे मिलने पर ताना मारते। एक दिन काम पड़ा, उसमें भी मट सा फट गई। वह झल्ला कर जवाब देता, यार छोटी गाड़ी है, वो भी पुरानी, अब सबके लिए तो इसे रेलगाड़ी नहीं बना सकता, मेरे पास कोई जादू है क्या। बहुत से परिचितों ने तो इसी कारण उसे बोलना तक छोड़ दिया। वह मन ही मन कुड़ता, हद हो गई यार, सबको हगने मूतने के लिए भी मोटरसाइकिल चाहिए, पैदल तो कोई चलना ही नहीं चाहता। एक दिन की बात हो तो कोई बात नहीं, पर रोज रोज। उसकी खोपड़ी भाएं भाएं करने लगती। छुट्टी के दिन या काम पड़ने पर जब वह अपने छोटे भाई या घर आए बड़े बेटे से किसी रिश्तेदारी में जाने को कहता तो उनका जवाब सुनकर उसका माथा और भन्ना जाता। वे टका सा जवाब देते, ये भी कोई गाड़ी है, हमें तो सुजुकी पर बैठते हुए शर्म आती है। कभी खुद कमाओगे तब पता चलेगा, पैसे कोई पेड़ों पर नहीं लटके हैं। झल्ला कर कहता, तो मेहनत करके पहले ही बड़ा अफसर बनना था, किसने रोका था, अब बच्चों को क्यों डांटते हो। पत्नी बीच में बोलकर दर्द और बढ़ा देती। क्या क्या करेगा आखिर। एक दिन पत्नी ने कहा, घर में सिर्फ एक मोबाइल है, उसे भी आप अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ कोई अचानक काम पड़ जाए इधर उधर से मांगना पड़ता है, वो भी कब तक चलेगा। बबलू भी आखिर जवान हो गया है, उसे भी चाहिए, और एक यहाँ घर पर। उसने धैर्य से सब सुना। अब ये एक नई बीमारी पैदा हो चुकी है, खर्चे पर खर्चे। उसने पत्नी को तरेरा,
एक मोबाइल का खर्च तो सद नहीं पा रहा है, अब बच्चों को क्यों कुटेव लगाती हो? क्यों, इसमें कुटेव कैसी? आजकल तो बेलदारों के पास भी मोबाइल हैं। तो क्या, बबलू के सभी दोस्तों के पास हैं। कॉलेज में साथी खिल्ली उड़ाते हैं उसकी। आपसे तो कह नहीं पाता, मैं तो माँ हूँ ना। आप क्या समझो, दूर शहर में रहता है तो हफ्ते 15 दिन में बात करने का जी चाहता है, बिना मोबाइल के आजकल। अरे उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, समझा करो। छोटा हॉस्टल में है, वरना उसके लिए भी जिद करती तो। वह पत्नी को टालना चाहता है, मगर पत्नी मोबाइल के गुणों का बखान छोड़ना नहीं चाहती। वो उकता कर बाड़े में आ गया। 2 भैंस और एक पाड़ा 3 साल का था। उसने भैंसों के पास जाकर उनके खनौटे देखे। दोनों में सानी थी। प्रसंग बदलने की तरकीब सोचकर उसने पत्नी को हाँक लगाई। अरे सुनती हो, भैंस की सानी तो। वह पत्नी की चुप्पी पर झल्ला गया। भैंसों पर मोबाइल का भारी पड़ना उसे कचोट रहा था। भैंसों के खनौटे तो खाली हैं, उसने खीज में चीखते हुए कहा। पत्नी तमक कर घर से बाहर आई। बाड़े में आकर भैंसों के खनौटे में झांका, सानी थी। पत्नी उसे घूर कर बोली, आज भैंसों की सूद कैसे आ गई? क्यों, मैं क्या इनका दुश्मन हूँ? वो मैंने कब कहा, मगर तभी तक याद है भैंस, जब तक 5-6 बार चाय मिलती रहेगी, पीने के लिए निपनिया दूध मिलता रहेगा, खाने के लिए मोटी थर अर्थात मलाई और न्योड़ी घी मिलता रहेगा, बस। अच्छा, और नहीं तो? क्या तुम्हें पता है हमारी छोटी वाली भैंस कब तक ब्याएगी? उसकी बोलती बंद। उसे तो ये भी पता नहीं कि कौन सी भैंस कब गाभन हुई अर्थात प्रेग्नेंट हुई। भैंसों के झुंड में अगर दोनों भैंस मिल जाएं तो अपनी भैंसों को पहचान नहीं सकता। आज तक सानी नहीं दी, चारा नहीं डाला, पानी तक नहीं पिलाया। पत्नी और बिटिया की व्यस्तता या अन्य अनेक वजह से जब कभी काम ऐसा पड़ता भी तो साफ मना कर देता, मुझसे नहीं होगा, तुम जानो, तुम्हारी भैंस जाने। शाम होने को थी। मोबाइल प्रसंग उसने इसी नोक झोंक के तले दबा दिया। बिजली कई बार आकर जा चुकी थी। आज मैच था, वह टीवी पर मैच देखना चाहता था। उसने बीड़ी सुलगाकर ढेर सारा धुआं उगला। पत्नी अंदर ही अंदर रस्सी की तरह अब भी तनी हुई थी। घर आकर उसने रेडियो ऑन किया। सेल नहीं थे। रेडियो घर घर कर बैठ गया। वह बिजली का इंतज़ार करता हुआ बोला, 1 कप चाय हो जाए, तब तक शायद लाइट भी आ जाए, फिर मैच देखते हैं। भाड़ में गया मैच, चूल्हे में गई चाय। सुबह से 6 बार तो पी चुके हो। बैठे ठाले को यही एक काम बचा है, हमें तो साईं बाबा भी नहीं देखने देते। पत्नी का गुस्सा चूल्हे में भक्क से भभक उठा था। वो जानता है कुछ देर रहेगा फिर चाय भी मिलेगी। उसने लैंप जलाया। लाइट को नहीं आना था, अक्सर ऐसा ही होता है। टेबल पर रखा सुबह का अखबार उठाकर फिर से अपना राशिफल पढ़ा। लिखा था, शुभ समाचार मिलेंगे, नौकरी वालों की पदोन्नति हो सकती है, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, शुभ अंक 8, शुभ रंग काला। उसने गुस्से में अखबार चिंदी चिंदी कर डाला। झूठ की भी हद होती है, वह बड़बड़ाया। कुछ देर से बजते मोबाइल पर उसका ध्यान अब गया। स्क्रीन पर नंबर देखा, साले साहब थे। तुम्हारे भैया का फ़ोन। उसने आंगन में चूल्हे के पास बैठी पत्नी को मोबाइल पकड़ाया। पत्नी धुएं से परेशान बड़बड़ाई, कब से गैस के लिए चिल्ला रही हूँ, लेकिन मेरी सुनता कौन है? फिर वह बड़बड़ाती हुई फ़ोन लेकर एक तरफ खड़ी होकर अपने भैया से बातों में व्यस्त हो गई। उसने आंगन में एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठते हुए पत्नी को सुनाया, बैटरी लो है, कम बात करना। पत्नी ने सुना तो उसकी तरफ घूमकर आंखें तरेरी और बात खत्म कर भंभाई, दोस्तों से घंटों झक मारते रहते हो। मैंने भैया से 2 मिनट बातें की तो इनकी बैटरी लो हो गई, अब समझाती हूँ मैं। पत्नी ने भन्न से मोबाइल पास रखी चारपाई पर फेंक दी। फिर चाय छान कर 1 कप सौंपते हुए अफसोस भरे स्वर में बोली, मोबाइल तो सभी के पास होना ज़रूरी है। काश अब जैसी बुद्धि पहले होती तो मैं भी कहीं नौकरी कर रही होती, तब घूमते आप मेरे पीछे आगे पीछे दुम हिलाते, किसी के आश्रित तो नहीं रहती। वो बोलते बोलते रुक गया। वो जानता है अब ऐसे नाजुक मौके पर चुप रहना बेहतर है। अगर मोबाइल उस रात सभी की बातों में रोटी में नमक की तरह शामिल ही रहा,
सुबह वह स्कूल जाने की तैयारी में जुटा हुआ था। खाना खाकर उसने कपड़े पहने सुजुकी बाहर निकाली। बगल वाले स्टैंड पर गाड़ी खड़ी करते समय उसने सुना, कोई भैंस पड़ा बिकाऊ है क्या? कसाई थे। हर 10-15 दिन में शहर से आकर गांव की गली गली में इसी तरह हाँक लगाकर पाड़े और बूढ़ी बेकाम हो चुकी भैंस खरीदते हैं। उसने अपनी पुरानी सुजुकी पर कपड़ा मारकर जैसे ही सिर ऊपर किया, वे उसके ऐन करीब आकर पूछते हैं, कोई पाड़े हैं भाई साहब? हैं तो सही, बिकाऊ हैं? हाँ, वो रहा। उसने बाड़े में बंधे हुए पाड़े की तरफ उंगली उठाकर बताया। एक नौजवान लड़के ने बाड़े में घुसकर पाड़े को देखा परखा, आंखों ही आंखों में तौला, फिर पास आकर पूछा, कीमत? 5,000। उसने सुजुकी की मरम्मत में लगने वाली लागत का हिसाब मन ही मन लगाकर बताया। ये तो ज़्यादा है, देना हो तो वाजिब दाम बताओ। दाम तो माल के मांग रहा हूँ, पूरे 3 साल का है, मस्त है। कहकर उसने घड़ी देखी। स्कूल निकलने का वक्त हो चला था। कौन घंटा रास्ता खा जाएगा। उसने पत्नी को जोर से आवाज़ लगाई। पत्नी ने बाहर आकर पूछा, अब क्या है? मेरा तो चूल्हा जल रहा है। ये अपना पाड़ा ले रहे हैं? उसने मोटरसाइकिल पर बैठते हुए बताया। तो दे दो ना। पत्नी को जलते हुए चूल्हे की ज़्यादा चिंता थी। 5,000 बोल तो दिया। उसने सुजुकी में किक लगाई और चलते चलते पत्नी को हिदायत दी, तुम संभाल लेना, 4 से कम में मत बेचना, मैं शाम को लौटूंगा, पैसे संभाल कर रखना। सुजुकी भट भट करती ढेर सा धुआं उगलती चल पड़ी थी। वह आज मिस्त्री से बात करके आएगा, उसने सोच लिया था। शाम को जब वह लौटा तो पूरे 3,000 में सुजुकी की मरम्मत की मिस्त्री से बात तय कर ली थी। अगले पिछले दोनों शाकर, चेन, चक्का, दोनों ब्रेक, ऑयल और सर्विस के अलावा छोटी मोटी तमाम कमियों की तय पाई थी। पहले चाय पिएगा, फिर पूछेगा। शेष पैसों का हिसाब भी उसे बिठाना था। पत्नी आई तो उसने मुस्कुराते हुए मंद स्वर में कहा, कड़क सी एक चाय, सूंठ जरूर डालना, तुलसी के पत्ते भी। पत्नी बिना कुछ कहे रसोई में जा घुसी। थोड़ी देर बाद चाय आई। उसने गर्मा गर्म एक घूंट चाय गटक कर पूछा, कितने में बिका? 3,500 में। सस्ता बेच दिया यार। उसने कप तिपाई पर रखते हुए अफसोस जताया। फिर मन ही मन 500 का गणित बैठाते हुए पूछा, पैसे तो रखे हैं ना? मेरा मतलब है किसी को दिए तो नहीं? अरे चुप क्यों हो, कुछ तो बोल। वो पत्नी को झिझोड़ता हुआ गुस्से से चीखा। वो क्या है कि 2 मोबाइल ले आया बबलू। पत्नी ने उसके गुस्से को नज़रअंदाज कर धीमे स्वर में बताया। वो हैरानी से पत्नी का चेहरा ताके जा रहा था। हश टू हश मुफ्त कॉल है। आपका भी तो हच वाला है। एक बबलू के पास रहेगा, एक मेरे पास घर पर। पत्नी आत्मविश्वास से कहे जा रही थी और वह एक उपभोक्ता और दर्शक की तरह देख सुन रहा था। वह फनफनाता हुआ कमरे से बाहर निकला। सामने बाड़े में बबलू के नए मोबाइल में फिल्म नो एंट्री के गाने की रिंगटोन बज रही थी। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह एक विद्रूप हंसी हंसता हुआ बड़बड़ाया, साला कोई जादू है क्या? अब घर में 3 मोबाइल हो गए थे, इसलिए घर के खर्च में लगभग 1,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त जुड़ने ही थे। जिसे देखो वो कान से मोबाइल चिपकाए दिखता। पत्नी रोज ही स्कूल में उसे फ़ोन कर कोई न कोई फरमाइश कर ही देती। जेब का सुराख बड़ा होने लगा था। दीपावली भी नज़दीक थी। उसने सोच लिया था कि बोनस के पैसों से वह सुजुकी की मरम्मत ज़रूर करवाएगा। इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वेतन तो कबूतर के दानों की तरह हर बार जैसे बिखर जाता था, मगर पत्नी की गैस कनेक्शन की जिद उसे लगातार विचलित किए जा रही थी। स्कूल में उसके फ़ोन ज़्यादातर इसी बाबत आते। सुनो, गैस का कनेक्शन मालूम करके आना, इस बार ज़रूर लेना है। देखो, घर की हालत और मिलने वाला वेतन तुम्हें मालूम है, फिर भी बार बार दुनिया की देखा देखी क्यों जिद करती हो? गांव में ईंधन की कमी है क्या? वो पत्नी को भरसक समझाता, मगर पत्नी इन सबको बहाने मानकर अपनी बात पर कायम रहती। आजकल तो गांव में सभी के पास कनेक्शन है।
टाइम को टाइम काम आती है। मैं कब तक चूल्हा फूकूंगी, दम घुटने लगता है धुएं से। 20 साल में तेरा दम नहीं घुटा, अब भाई बंधु ले आए तो होड़ करने लगी है। तो हम उनसे कम है क्या? पत्नी उसे निरुत्तर कर देती। फिर भी उसने सोच लिया था कि वह इस बार पत्नी की नहीं चलने देगा। सुजुकी की मरम्मत ही उसकी पहली प्राथमिकता होगी। स्कूल से लौटता तो तहसील बीच में थी। वहाँ वह घंटा आधा घंटा चाय की किसी थड़ी पर बिताता, 2-3 तरह के अखबारों का अक्षर अक्षर चाट डालता। कभी मन हुआ तो 150 ग्राम गर्मा गर्म पकौड़े खाकर तृप्त होता। वहाँ उसे कोई घर तक चलने वाला हमराह ज़रूर मिल जाता, एक से भले दो। यही सोचकर वह किसी न किसी को अपने साथ बिठा लाता। आजकल मोटरसाइकिल लूटने वालों को जोर भी ज़्यादा था। एक दिन शिवलाल मिला, पुराना साथी था। पहले दोनों ने चाय पी, फिर बातों का सिलसिला घर गृहस्थी, बच्चों की नौकरी और देश दुनिया से होता हुआ सुजुकी पर आकर ठहर गया। अब तो छठा वेतन आयोग लागू हो गया यार, इस खटारा को फौरन बदल डालो। फिलहाल तो काम चला देती है, किसी दूसरी गाड़ी की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। अरे यार, एरियर तो मिलेगा ही, आपकी धनतेरस पर खरीद डालो। एजेंसी वाला अपना जानकार है, फिर इस बार दिवाली पर डिस्काउंट ऑफर भी अच्छा है। तुम समझो यार, मेरा हाथ तंग है इस वक्त। झूठ, एकदम झूठ। तुम्हारे पास कमी क्या है? सब भाई नौकरी करते हैं। सब भाई मेरे लिए तो नौकरी नहीं करते, उनकी अपनी गृहस्थी खर्चे हैं। गृहस्थी तो सभी की होती है, कौन बाबा जी बैठा है? वो तो है, मगर वाकई शिवलाल मेरे पास फिलहाल। अरे भाई, क्या फिलहाल फिलहाल की रट लगा रखी है, आसान किश्तों पर दिला दूंगा, चलो। शिवलाल उसे लगभग घसीटते हुए हीरो होंडा वाले की एजेंसी पर ले आया। लो, देख लो, रंग और डिज़ाइन पसंद कर लो, पैसों की चिंता छोड़कर इत्मीनान से चूज करो। शिवलाल एजेंसी मालिक की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराया। अलग अलग रंग और डिज़ाइन की ढेरों चमचमाती मोटरसाइकिलें देखकर वह बौरा गया। उसने एक आसमानी रंग की गाड़ी की सीट और टंकी पर हसरत से हाथ फिराया। एजेंसी वाला तब तक चाय मंगवा चुका था। एकदम पानी पर तैरती है साहब, पेट का पानी तक नहीं हिलता। एजेंसी मालिक ने चाय का कप उसे पकड़ाकर कहा, और पेट्रोल तो बस सूंघती है, सुपर माइलेज है। आपकी सुजुकी जितना एक सप्ताह में पेट्रोल खर्च करती है, उतने पेट्रोल से तो ये महीना भर चलेगी। हाँ, बात तो सही है आपकी, मेरा भी मन करता है चमचमाती बाइक हो, मगर बात तो पैसों की है भाई। उसने चाय का खाली कप दूर सड़क पर उछालकर अफसोस से कहा, पैसों की बात हम पर छोड़ दो आप, किस्तें आप अपनी सुविधा से तय करना। एजेंसी वाले का सदा हुआ हाथ अब उसके कंधे पर था। घर जाकर सोचता हूँ, गाड़ी तो लेनी ही है। वह एक कुर्सी पर टिकते हुए बोला, इसमें सोचना क्या गुरुजी, आपकी ये खटारा तो 5-7 हज़ार में हम बिकवा देंगे, वो पैसे बतौर एडवांस जमा हो जाएंगे। एजेंसी वाले ने विल्स सिगरेट का पैकेट उसके हाथ में थमाकर कहा। उसने एक सिगरेट सुलगाई। दिन डूबने को था और घर अभी 12-13 किलोमीटर दूर था। उसने शिवलाल से हाथ मिलाया। अच्छा, अब चलता हूँ। एजेंसी से निकलकर सड़क किनारे खड़ी अपनी गाड़ी पर बैठते हुए वह काफ़ी पस्त महसूस कर रहा था। ओके, सोचना तुम। शिवलाल के साथ एजेंसी वाले ने भी विदा में हाथ हिलाया। उसने सुजुकी में किक लगाई। लगातार 5-6 किक लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई। घर पहुंचते पहुंचते दिन पूरी तरह डूब चुका था। गाड़ी घर में एक तरफ खड़ी करके वह चारपाई पर बिना कपड़े बदले पसर गया। पता नहीं क्यों उसे आज इतनी पस्ती महसूस हो रही थी। एक अबूझ थकान से उसका पोर पोर कसक रहा था। पत्नी ने उसे इस तरह चारपाई पर पसरा हुआ देखा तो चिंतित स्वर में पूछा, आ गए? यह उसके पूछने का रोज़मर्रा का तरीका था। वह रोज़ इस तरह के वाक्य पर ध्यान दिए बिना कहता था, हाँ आ गया, मगर आज जाने क्यों उसके मुंह से निकला, नहीं अभी तो रास्ते में हूँ। यह कहते वक्त एक फीकी हंसी उसके होठों पर आकर ठिठक गई थी। वाह, क्या मजाक है। पत्नी भी तरंगित हो उठी। फिर ये बिस्तर पर कौन है? ये सिर्फ देह है, अब आत्मा कहाँ छोड़ा है भगवान?
वो किसी शोरूम में नई मोटरसाइकिल की सीट के नीचे दुबकी होगी बाला। पत्नी को झटका सा लगा। क्या, नई मोटरसाइकिल? हाँ बोले। नहीं नहीं, वो बेला अर्थात बेटी की शादी के बाद सोचना, तब तक इसी से। मैं तो तेरे दिल की था ले रहा था, वरना इतना तो मैं भी जानता हूँ कि कौन सा काम पहले करना है। मेरा दिल तो समंदर है, पर करूँ क्या। आपकी तनख्वाह 30-40 हज़ार रुपये होती तब देखते आप। तब क्या होता? ये तुम्हारे छोटे बड़े भाइयों की लुगाइयाँ ऐठी ऐठी घूमती हैं ना, इन सब की ठसक निकाल देती। तू भी क्या राग छेड़ बैठी, उसने पत्नी का हाथ पकड़कर कहा। हाथ छोड़ो, पत्नी कसमसाई। हर वक्त तुम्हें बदमाशी सूझती है, टाइम को टाइम देख लिया करो। अरे काय का टाइम। उसने अपनी पकड़ मजबूत कर पत्नी को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। पत्नी तमक कर खड़ी हो गई। बच्चे बड़े हो गए हैं, आज तो मेरा व्रत भी है, बाहर चूल्हा अलग जल रहा है, इसीलिए आज तो सब्र कर आराम करो। पत्नी अपने आप को छुड़ाकर कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर जोर से खिलखिलाई। फिर बाद में झांककर प्यार से पूछा, चाय लाऊं? थोड़ी देर बाद लाना, शरीर में टूटन सी हो रही है। क्यों, स्कूल में क्या फावड़े चलाने पड़ते हैं? फावड़ा चलाना नहीं अखरता, नौकरी के अपने अलग किस्म के टेंशन होते हैं। क्या खाक टेंशन है, सारा दिन कुर्सी तोड़ते रहते हो। यहाँ मैं तो एलर्जी और अस्थमा से जूझते हुए सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक चक्री की तरह घूमती रहती हूँ। आपका तो तिनके के बराबर भी सहारा नहीं है। गैस सिलेंडर तक नहीं ला पाए। गोबर, पानी, भैंस, खेत, चारा, बर्तन, खाना, ऊपर से आपकी ये लाओ वो लाओ की रट। पत्नी ने दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी व्यथा कह डाली। इस बार तुम्हारा इलाज ज़रूर करवाऊंगा। हो गया जी, 20 साल से देख रही हूँ। विश्वास करो, कर तो रही हूँ, अब तो मरघट में जाकर होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, एरियर मिलने दो बस। एरियर में क्या दुनिया खरीद लोगे? गैस कनेक्शन तो ले नहीं पाए, बस एक ही रट। पागल। पत्नी मुंह चिढ़ाती हुई रसोई में जा घुसी। वह जानती है कि कुछ भी नहीं होगा, और वह भी जानता है कि वह कुछ नहीं कर पाएगा। रुपए हाथ में आते ही उसकी प्राथमिकताओं में पत्नी का इलाज कहीं नहीं होगा। हर बार ऐसा ही होता है। पत्नी चाय लेकर आई। वह बैठा बैठा अपने आप में डूबा हुआ था। उसकी सोच का कोई अंत नहीं था। एक कप उसे थमाकर पत्नी एक कुर्सी पर उसके सामने बैठते हुए बोली, एक बात बोलूं? बाको। उसने अपने ही सोच में डूबे डूबे कप होठों से लगाकर यूं ही बोल दिया था। मेरा बोलना अब बकना हो गया? पत्नी तुनक उठी। उसे पता था कि ऐसा हो सकता है, अतः वह चुप लगा गया। खुद क्या फूल बरसाते हो? अरे खामखा नाराज हो गई तुम, मुंह से निकल गया। एक दिन की बात नहीं है ये, आप हमेशा मुझे। उसने महसूस किया कि पत्नी का स्वर तरल होने लगा है। वह जानता है कि एक बार तुनकी तो देर तक मुंह फुलाए रहेगी, इसलिए उसने अपने स्वर को भरपूर मुलायम बनाकर प्यार से नज़र मिलाते हुए कहा, बोलो। पत्नी अब भी चुप रही। पत्नी कुछ कुछ सामान्य होते हुए धीमे स्वर में बोली, हम छोटी वाली भैंस बेला को दे देंगे, शादी के वक्त देख लेंगे। देखना क्या, सभी देते हैं गांव में। देते हैं मालूम है, पर हम वैसे उसे बेचें तो कितने की होगी? उसने पत्नी की टोह ली। कम से कम 30,000 तो समझो ही, पत्नी ने ठसक से बताया। अगर 30,000 हम उसको दे दें तो हमारे ऊपर चलने वाला ब्याज तो बंद हो जाएगा। उसकी बात सुनकर पत्नी एकदम चौंकी। नहीं नहीं, वो आप कैसे भी चुकाना, भैंस बेचने नहीं दूंगी। मैं तो 3-4 साल से दिन रात इन्हीं पर बैठी हूँ, कभी संभाला है आपने? अकेले वेतन से क्या क्या करूँगा मैं नहीं जानती, मगर भैंस बेचने की बात फिर कभी मत करना। गुस्सा उसे पत्नी की जिद पर भी आ रहा था, मगर दोनों की बहस तनते तनते रह गई। बीच में बिटिया की आवाज़ ने दखल देकर दोनों का ध्यान भंग कर दिया था। मम्मी, क्या है? पत्नी वहीं से झल्लाई। बहू और बेबी शुरू हो चुका है, बिटिया ने बताया। अरे बाप रे, कितना निकल गया?
पत्नी सब कुछ भूलकर टीवी वाले कमरे की तरफ लपकी। मेरा खाना? उसकी झल्लाई आवाज़ ने पत्नी का पीछा किया। सब पीछे, तब तक आप कुछ पढ़ लो। टीवी वाले कमरे में घुसते हुए पत्नी ने उसकी आवाज़ को परे धकेला। वह अब अपने सोने वाले कमरे में अकेला था। सोच फिर दिमाग पर हावी होने लगी थी। फिर उठकर उसने कपड़े बदले और अज्ञेय के उपन्यास नदी के द्वीप के एक द्वीप पर जाकर इत्मीनान से बैठकर अक्षरों की भीड़ में गुम हो गया। धनतेरस और दिवाली निकल चुकी थी। बोनस और छठे वेतन आयोग का एरियर भी हजम हो चुका था, मगर सुजुकी के दोनों शॉकर और चैन चक्का अब भी खचड़ खचड़ कर रहे थे। वेतन, एरियर, बोनस जिस जादुई शक्ति के बल पर जेब से निकलकर बाजार पहुंचे, उसका तोड़ लाख कोशिश करने पर भी वह नहीं निकाल पाया। सुजुकी की मरम्मत, पत्नी का इलाज, दोस्त शिवलाल की नई मोटरसाइकिल खरीदवाने की जिद, बच्चों की पढ़ाई, महंगाई से पस्त घर खर्च और न जाने क्या क्या के आगे नहीं टिकी। आकस्मिक घर खर्च सारा बजट गड़बड़ा देता। अब रोटियां चूल्हे के बजाय गैस की आंच पर सिकने लगी थीं। पत्नी की जिद पर गैस कनेक्शन न चाहते हुए भी लाख तंगी के बावजूद उसे लेना ही पड़ा। वह पहले की तरह ही सुजुकी को घसीटते घसीटते स्कूल पहुंचता और सुजुकी उसे भट भट की आवाज़ से लतियाती सही सलामत शाम को घर पहुंचा देती। टीवी पर धारावाहिक और विज्ञापन देख देखकर पत्नी की चाल, बोली, उठने बैठने का तरीका और कपड़ों को लेकर नज़रिया बदल गया था। वो पहले से बनिस्बत ज़्यादा धार्मिक हो चली थी। ऐसे ही वक्त के साथ सुजुकी का पहिया घूमता रहा। छोटी भैंस को ब्याह सप्ताह भर हो चला था और यह नवंबर का आखिरी रविवार था। वह खाना खाकर धूप का आनंद लेने बाड़े में चारपाई पर इत्मीनान से लेटा हुआ था। रविवार की छुट्टी का आनंद वह बिना नहाए अक्सर ही लेता है। पत्नी सद्य प्रसूता छोटी भैंस के लिए खेतों से हरी दूब लाने की तैयारी में थी। भैंसों को पानी और सानी देने की जिम्मेदारी बेला को निभानी थी। वो तो पहले ही मना कर चुका था कि मैं दिन भर इसी तरह सोऊंगा, चाय के लिए दूध रख लेना। एक 3 बजे और दूसरी 5-6 बजे के आसपास मिल जानी चाहिए। भैंसों और खेतों का काम तुम जानो या बेला? पत्नी ने दूध लेने जाते वक्त सुना। पल भर ठिठकी, फिर बड़बड़ाते हुए बोली, सोने के सिवा जिंदगी में अब तक कुछ किया भी है? वो पत्नी का ताना समझकर झेप गया। आप जैसे इसी गांव में बिसोड़ी नौकरी कर रहे हैं, सब खेती बाड़ी और ढोर डंगरों का काम करते हैं। कहती हुई पत्नी खेतों की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ गई थी। वह पत्नी की ओर एक निकम्मी हंसी फेंकने के सिवा कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह मन ही मन बड़बड़ाता खदबदाता शॉल ओढ़कर सोने का उपक्रम करने लगा। उसे लेटे हुए ठीक से घंटा भर भी नहीं हुआ था कि मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनकर वह हड़बड़ा गया। नींद में खलल पड़ने की खींच उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सिर भारी भारी सा महसूस होने लगा। चेहरे से शॉल हटाकर लेटे लेटे ही देखा। उसका दूर का एक फौजी रिश्तेदार था। चारपाई से खड़ा हुआ, राम राम कर हाथ मिलाया। दोनों अब चारपाई पर बैठ चुके थे। छुट्टी पर हो? उसने पूछा। हाँ, 2 महीने की छुट्टी पर आया था। कब आए? बस छुट्टी पूरी होने को है, कल जाऊंगा। किस जगह हो? लेह में। वहाँ तो ठंड और बर्फ खूब होगी। अरे पूछो मत। घर पर सब ठीक है? सब कुशल है। आप सुनाओ? हो रहा है टाइम पास, चली रही है मास्टरी। मास्टरों के तो मज़े हैं, छाछ राबड़ी में नौकरी पका लेते हैं। अरे गया वो ज़माना, अब तो बहुत टेंशन है। ये बताओ, आज रास्ते कैसे भटक गए? एक काम से आया हूँ। वो क्या है कि एक मिनट। उसने फौजी को बीच में रोका। मैं ज़रा बिटिया को चाय के लिए बोल देता हूँ, दूध रखा है। उसने वहीं से आवाज़ लगाकर चाय के लिए कहा। कोई मेहमान आया है जानकर उसके दोनों चाचा ताऊ के लड़के भी अब तक आ चुके थे। समाचारों का लेन देन उनके आने पर एक बार फिर दोहराया गया। वह इस बीच घर से 3-4 प्लास्टिक वाली कुर्सियां ले आया था। अब बोलो। एक कुर्सी पर बैठते हुए उसने फौजी से पूछा। एक भैंस लेनी है।
फौजी ने आने का मकसद बताया। कैसी भैंस चाहिए? अभी की ब्याई हो, सीधी सादी ठीक ठाक दूध देने वाली हो। फिर तो मास्टर की ये वाली भैंस ठीक रहेगी। अभी की ब्याई है और सीधी सादी इतनी कि पूंछ तक नहीं हिलाती। उसके चाचा ने छोटी भैंस की तरफ इशारा कर बताया। फौजी ने खड़े होकर छोटी भैंस के पास जाकर उसका मुआयना किया, पीठ पर हाथ फिराया और पूछा, दूध कितना है? इसकी माँ ने तो 12 लीटर तक दिया था। अच्छे खासे नस्ल की है, पहलौरी ब्याई है, तो 10 लीटर से कम तो क्या होगा? उसके चाचा ने गारंटी दी। कीमत? कीमत तो मास्टर बताएगा। वैसे भैंसों पर महंगाई ज़रूर है इस वक्त। उसके चाचा ने कीमत वाली बात मास्टर की तरफ उछाल दी थी। वह इस बीच मौन ही रहा। अब उसे बोलना ज़रूरी था। यार, मास्टरनी को आने दो, वह तय करे कि भैंस बेचनी है या नहीं। मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो, उसने फौजी से कहकर अपनी मजबूरी बताई। फौजी के दिमाग में भैंस जम चुकी थी। उसने सोच लिया था कि इधर उधर डोलने के बजाय ये भैंस ठीक रहेगी। रिश्तेदारी का मामला है, इसलिए कीमत में भी सुविधा रहेगा। मास्टरनी क्या करेगी? घर के राजा तो आप हो, फौजी ने मस्का लगाया। परंतु भैंस की मालकिन तो वही है। दूब लेने गई है, आती होगी। मेरी कीमत बताने से होगा भी क्या? वो जाने कब तक आए। बेचनी तो है ही, इसलिए किसी और के बजाय रिश्तेदार ही ठीक है। दूध पिएगा तो दुआ भी देगा, दाम भी देगा। इस महंगाई में 2 भैंसें नेटना बहुत कसाले का काम है, उसके ताऊ के लड़के ने उसे समझाया। अब वह फंस चुका था। उसने बेबस स्वर में फौजी से कहा, तुम शाम को यहीं रुक जाओ, तब तक मास्टरनी भी यहीं होगी। उससे पूछ लेना, अगर बेचनी है तो दूध अपने हाथ से काट कर देख लेना, तुम्हें तसल्ली रहेगी। मार्ट साहब, मेरे पास टाइम कहाँ है? शाम से पहले तो गांव घर पहुंचना है। कल सवेरे ही नौकरी पर जाना है। मैं आज खरीद जाऊंगा तो ठीक है, वरना कौन मेरे पीछे भैंस ढूंढता फिरेगा? पिताजी को आप सबने देख ही रखा है, कहीं आते जाते नहीं। बच्चे बिना दूध के पिछले 3 महीने से भुगत रहे हैं। मैं खुद अपनी सारी छुट्टी इसी चक्कर में बर्बाद कर चुका हूँ। फौजी ने एक सांस में अपनी राम कथा सुनाकर उम्मीद से उसकी तरफ देखा। फौजी को आए 1 घंटा होने को था। बीच बीच में देश, दुनिया, नौकरी और बच्चों की चर्चा वे अपने तरीके से करते रहे। वह उलझन में खुद को महसूस कर रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। चाय बीच में वे पी चुके थे, हुक्का बदस्तूर चल रहा था, लेकिन उसे फौजी के लिए सिगरेट मंगवाने का ध्यान अब आया था। उसने अपने एक चचेरे भाई को आवाज़ देकर बुलाया। उसे 10 का नोट थमा कर कहा, 4-5 सिगरेट ले आ, जल्दी जा। अंदर टेबल पर चाबी रखी है, गाड़ी ले जा। बाजार थोड़ा दूर था। गाड़ी ले जाने की बात सुनकर फौजी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मेरी ले जा, वहाँ बैठक के पिछवाड़े खड़ी है। फौजी ने चाबी उसके चचेरे भाई को पकड़ाई। आपकी कौन सी है? उसके चचेरे भाई ने यूं ही पूछा। स्प्लेंडर प्लस, फौजी ने शान से बताया। अभी खरीदी? ना, 2 साल होने को है। अच्छा अच्छा, कहता हुआ उसका चचेरा भाई बैठक के पिछवाड़े पहुंचा। थोड़ी ही देर में वह सिगरेट लेकर वापस आ गया। गाड़ी उसने बाड़े में उन्हीं के पास लाकर खड़ी कर फौजी को सिगरेट थमाकर कहा, गाड़ी तो बिल्कुल नई माफिक है, सिंगल हैंड है, मांगने पर भी किसी को नहीं देता। सही बात है, देखभाल ठीक हो तो सभी चीज़ें दुरुस्त रहती हैं। उसके चाचा ने फौजी की बात पर ठप्पा लगाया। आपकी कौन सी है? फौजी ने सिगरेट सुलगाकर मास्टर जी से पूछा। सुजुकी मैक्स 100, 8 साल पहले खरीदी थी। उसने फौजी की गाड़ी को हसरत भरी चोर निगाह से निहार कर कहा। बातों के दरमियान अब कभी मोटरसाइकिल तो कभी भैंसें, कभी फसल, मौसम, पानी, तो कभी आने वाले चुनाव भी आवाजाही कर रहे थे। कभी कभी लेह की बर्फ, रम की बोतलें भी ठंडा गर्म करती रहीं, मगर फौजी बेचैनी से पहलू बदलता रहा। उकताकर फौजी बोला, भाई साहब, अब कीमत बता दो। बेचना और ख़रीदना तो अपन के हाथ की बात है। मैं लेट हो रहा हूँ। मगर वह कीमत बताए कैसे? उसे तो ठीक से ये भी पता नहीं कि भैंस बिकाऊ है या नहीं। मास्टरनी की पिछली बात उसे अब भी याद है। कुछ देर सभी के बीच अबोला पसरा रहा।
सभी को इस तरह चुप देखकर उसके चाचा ने सन्नाटा भांप कर कहा, एक बात मैं भी कहूँ? कहो। न मैं फौजी की कहूँगा न मास्टर की। दोनों धड़ियों को जचे तो सौदा करना, वरना हमारी बात हमारी जेब में। सभी उत्सुक हुए। सुनो। उसके चाचा की आवाज़ सुनकर सभी ने उनके मुंह की तरफ ताकना शुरू कर दिया। मास्टर भैंस देगा और फौजी मोटरसाइकिल। लो, हो गया सौदा, जेबड़ा में जेबड़ा। उसके चाचा ने फैसला सुनाया। मंजूर है, फौजी ने हंसकर तपाक से कहा। अब चाचा की बात भला मैं कैसे पीट सकता हूँ? वैसे घाटे का सौदा नहीं है माट साहब, मेरी गाड़ी भी दन्न है, 2 साल में सिर्फ 8,000 किलोमीटर चली है, फौजी ने उत्साह से बताया। वह न करते हुए सौदा कर बैठा, ये जानते हुए भी कि यह सौदा उसके लिए आग का एक दरिया है और बिना दरिया में डूबे उसे पार जाना मुश्किल है। उसे तो पतंगे की तरह खाक होना ही है, चाहे राजी खुशी हो या गैर राजी। वह शहीद हो चुका था कि दबाव में कह दिया गया था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। भैंस अब बिक चुकी थी। फौजी ने उसे चाबी थमाकर कहा, कागज़ों की चिंता मत करना, 1-2 दिन में आपके पास आ जाएंगे। उसने संज्ञा शून्य अवस्था में फौजी की तरफ कातर दृष्टि से देखा। एक गहरा अपराध बोध उसके अवचेतन में जम चुका था। किसान बुग्गा में लदकर छोटी भैंस और उसकी नन्ही पाड़ी जा चुकी थी। दोनों चाचा और ताऊ के लड़के भी जा चुके थे। अब वह बाड़े में अकेला था। दिन के तीसरे पहर मास्टरनी दूब की मोट लेकर बाड़े में घुसी। मोट को छप्पर के आगे पटक कर अपने आप से बोली, ये भी कोई जिंदगी है, पैरवानी का तो जन्म ही बुरा, मगर काम के 2 घड़ी चैन नहीं। उसने सुना मगर चुप रहा। अभी तक मास्टरनी का ध्यान छोटी भैंस के खूंटे की तरफ नहीं गया था। उसने पास जाकर बड़ी भैंस की पीठ पर स्नेह से हाथ फेरा, फिर निगाहें छोटी भैंस की खूंटे की तरफ अपने आप जा अटकी। व्यग्र होकर इधर उधर देखा। स्प्लेंडर प्लस सुनहरी धूप में चमचमा रही थी। मास्टरनी ने सोचा किसी की होगी, छुट्टी के दिन मिलने कोई न कोई आता ही रहता है, लेकिन छोटी भैंस और नन्ही पाड़ी, छोटी कहाँ गई? कहीं साकल तो नहीं तोड़ा गई? उसका स्वर आशंकित हो चला था, मगर वह अब भी चुप था। मास्टरनी ने उसे चुप देखकर बेला को आवाज़ लगाई, बेला। बेला घर का काम छोड़कर बाड़े की ओर लपकी। मास्टरनी ने बेला को देखते ही बेसब्र आवाज़ में पूछा, अपनी छोटी कहाँ गई? बेला ने पल भर सोचा, फिर निरीह नज़रों से अपने पापा की ओर देखा। बाड़े के दरवाजे से स्प्लेंडर प्लस की ओर उंगली से इशारा कर कातर स्वर में बताया, वो रही। मास्टरनी की निगाह फिर मोटरसाइकिल की तरफ मुड़ी। उसकी छाती में सेल सा चुभा। पैरों का सारा तत्व जैसे किसी ने चूस डाला हो। वह दोनों हाथों से सिर पकड़कर धम्म से दूब की मोट पर जैसे तैसे बैठी। आंखों से निकलकर 2 बूंद आंसू दूब की मोट पर गिरे। बड़ी वाली भैंस छोटी के खूंटे की तरफ देख देख कर अपने खूंटे के चारों ओर लगातार चक्कर लगाती हुई अब भी जोर जोर से विलंबित स्वर में रेंके जा रही थी। तो यह थी चरण सिंह पथिक जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।